हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका। तो आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तराखंड सहायक लेखाकार एग्ज़ाम जो 2021 है में जो एग्ज़ाम है जो अभी कुछ ही दिन बाद होने वाला है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी के लिए यहाँ पर हम मैनेजमेंट के अंतर्गत, प्रबंध मैनेजमेंट के अंतर्गत यह क्लास देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए यह क्लास रहेगी। इसके पहले के प्रश्न नहीं देखे हैं आपने तो आप प्लेलिस्ट में उनको देख लीजिएगा। सभी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं प्रश्न। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन, ये हम टॉपिक देखेंगे और इसमें भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और थोड़ा सा इनकी चर्चा करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और प्रश्न हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अभी थोड़ा सा कम है इस क्लास में, लेकिन अगली क्लासों में पूरे ही होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। इससे पहले के प्रश्न हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लौह एवं अयस्क। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्षण उद्योग है। तो इसका थोड़ा सा हम विश्लेषण कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी एक चर्चा कर लेते हैं छोटी सी। देखिए होता क्या है, निष्कर्षण उद्योगों का मतलब उन उद्योगों से होता है बच्चों जिनके अंतर्गत पृथ्वी, जल या वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है। जैसे खानों से कोयला, लोहा, गैस, तेल आदि निकालना, खुले खानों से पत्थर निकालना, जो खुली हुई खानें होती हैं उनसे, कृषि से अनाज व अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है, यह कथन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलवर्ड का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है, यह कथन जी.ई. मिलवर्ड महोदय का है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठन एक और तो विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है तथा दूसरी ओर कार्यरत व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने की कला है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पीटर ड्रकर ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी प्रबंध सलाहकार एवं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के जनक प्रोफेसर पीटर एफ ड्रकर जो थे, ने क्या किया? ने संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णयों के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। तो बच्चों अगर आपको यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें आपके लिए हम लोग लेके आएँ। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। और भी टीचर जो अन्य टीचर हैं पढ़ाने वाले, तो वह लाइव क्लास के लिए भी मतलब यहाँ पर प्रेरित हों आपके शेयर के हिसाब से। जैसे आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी, तो उन्हें भी वह भी इसके लिए प्रेरित होंगे। तो देखिए, विचारधारा जो संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है, यह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? प्रश्न नंबर 23 है हमारा, विचारधारा जो संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है, यह है क्या? ऑप्शन सी, नव परंपरागत विचारधारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है ना, नव परंपरागत विचारधारा संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त होती है क्योंकि यह विचारधारा किसी भी संगठन में उच्च पदों का समर्थन नहीं करती। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न नंबर 24 है हमारा, अनौपचारिक संगठन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोचशील होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इनफॉर्मल भी इसको कह सकते हैं। इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह क्या होता है? तो देखिए, अनौपचारिक संगठन या इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह होता है कि ऐसे संगठन का प्रारूप से है जिसका निर्माण संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के आपसी संपर्कों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, इसका कोई निश्चित स्वरूप या आकार नहीं होता और नहीं इसमें कोई संपर्क चार्ट निर्धारित होता है। इसका स्वरूप लोचशील होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर नोट कर लीजिए कि अंगूरी लता संप्रेषण आप जानते होंगे, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, को अनौपचारिक संगठन में ही सम्मिलित किया जाता है। यह भी कभी कभी
पूछा जाता है। ठीक है, अंगूर लता संप्रेषण, इसे भी किस में किया जाता है, अनौपचारिक संगठन में। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आप को यह नोट करने को बोला है और आप इसे ज़रूर से ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों, जो भी चर्चा हो रही है इस चर्चा को में से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वह पॉइंट भी हैं। ठीक है, देखिए एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लाइन अधिकारी में। ठीक है, एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है लाइन अधिकारी में, संगठन के लाइन अधिकारियों या रेखाधिकारी प्रारूप में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निहित होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे तथा उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। यह संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। ठीक है, तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 26 ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लाभ का सिद्धांत। ठीक है, तो व्यावसायिक संगठन का आशय तो यह होता है सबसे पहले कि व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के विभिन्न तत्वों के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, इसके लिए व्यावसायिक संगठन में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला एक सिद्धांत इसमें क्या होता है, दक्षता का सिद्धांत, क्रेता सावधान रहे का सिद्धांत यह भी होता है, उद्देश्य का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, तो इन सिद्धांतों से स्पष्ट है कि लाभ का सिद्धांत व्यावसायिक संगठन के सिद्धांतों में शामिल नहीं होता, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने सभी सिद्धांतों की चर्चा करी यहाँ पर, इसको आप ध्यान रखिएगा, अन्य सिद्धांतों के नाम भी। अधिकतम अनुशासन होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लाइन संगठन में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं। संगठन का सबसे प्राचीनतम रूप लाइन एवं रेखा संगठन है जो अधिकतम अनुशासित होता है। यह ऐसा प्रारूप है बच्चों जिसमें अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर, जबकि दायित्वों का प्रवाह या कर्तव्यों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, इसे सेना संगठन प्रारूप भी कहा जाता है। सेना संगठन प्रारूप भी इसका नाम कहा जाता है, तो आपको यह बात याद रखनी है। देखिए प्रश्न नंबर 28 हमारा इस तरीके से है कि संगठनात्मक चार्ट के प्रकार में निम्न सम्मिलित नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वक्राकार चार्ट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संगठनात्मक चार्ट संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के आपसी संबंधों एवं उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों तथा अधिकारियों एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लेख होता है। संगठनात्मक चार्ट मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बताऊं तो निम्न प्रकार के में अगर हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर ये निम्न प्रकार दिए हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, त्रिकोणीय चार्ट, समतली चार्ट और लंबवत चार्ट। ठीक है, आपको यह याद रखने, ऑप्शन में दिए वक्राकार चार्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संगठन का मानचित्र दर्शाता है, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, आपको सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, मैं समय कम लगेगा करके अन्य ऑप्शनों को नहीं पढ़ रहा हूँ, आप अन्य ऑप्शनों को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो देखिए इसकी एक अच्छी खासी चर्चा हम कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। संगठन के मानचित्र का तात्पर्य बच्चों उस संरचनात्मक ढांचा से है जिसके अंतर्गत संगठन में कार्यरत कर्मचारी का विभाग निर्धारित किया जाता है। तो उसका विभाग क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, विभाग निर्धारित करने में जिससे वे कुशलतापूर्वक कार्यों को संपन्न करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को वह प्राप्त कर सकें। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं किसी व्यावसायिक संस्था की कुल संगठनात्मक व्यवस्था व कार्यरत व्यक्तियों के संबंधों को प्रकट करने वाला ढांचा जो होता है संगठन संरचना कहलाता है। संगठन संरचना या मानचित्र जो हम कर रहे हैं, संगठन का मानचित्र जो हम बात कर रहे हैं में कुछ पॉइंट्स को शामिल किया जाता है। वो पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे पहला पॉइंट होता है उसमें व्यक्तियों का समूह। ठीक है, दूसरा होता है कार्य विभाजन, तीसरा होता है सहकारी प्रयास, चौथा होता है समन्वय, फिर पांचवा समान उद्देश्य और छठा होता है नियम एवं नियमन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको जितने भी 6 पॉइंट बताए हैं, 3 तो यहाँ पर तो आपको कुछ तो यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 30 है हमारा, निम्न में से कौन सा सही है। तो निम्न में से कौन सा सही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन सी, वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य व्यवसाय कहलाता है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामान्य के नहीं है कि संपन्न किए जाने वाले कार्य के फलस्वरूप लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है, अथवा सामान्य लाभ भी हो सकता है। व्यवसाय के मुख्यतः बच्चों दो अंग होते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, अंग या भाग भी आप कह सकते हैं। एक उद्योग, दूसरा वाणिज्य। वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, लाइन अधिकारी में। हमने पहले भी चर्चा करी थी, संगठन के रेखाधिकारी प्रारूप में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निहित होता है। इसके अंतर्गत आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे तथा उत्तरदायित्वों का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। यह संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है, हमने यह पहले भी चर्चा करी थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, वह संगठन जिनमें अधिकार विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है कहलाता है क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेखा संगठन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संगठन का वह प्रारूप जिसमें अधिकारों का बच्चों प्रवाह विभिन्न स्तरों पर ऊपर से नीचे की ओर होता है, रेखी संगठन कहलाता है। यह संगठन की सबसे सरल और पुरानी पद्धति है, इसे ध्यान रखना। इसमें कार्यों का विभाजन कई स्वतंत्र विभागों में किया जाता है। इस पद्धति को कई नामों से जाना जाता है बच्चों, जैसे सैनिक संगठन, क्रम संगठन, विभागीय संगठन, लंबवत संगठन आदि। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी जो मैंने नाम बोले उन सभी को नाम को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 हमारा। देखिए है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लाभ का सिद्धांत, ठीक है। या नहीं है, व्यावसायिक संगठन के सिद्धांतों को बच्चों मुख्यतः दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एक भाग इसका होता है परंपरागत सिद्धांत, एक भाग होता है इसका आधुनिक सिद्धांत। जितने पॉइंट्स की मैं आपको बताऊँगा आप उन पॉइंट्स को अभी याद कर लीजिएगा अगर पहले से याद नहीं है। तो जो परंपरागत सिद्धांत हैं उसमें कितने होते हैं, 11, कुछ 11 के लगभग उसमें परंपरागत सिद्धांत होते हैं 11। तो देखिए पहला होता है उद्देश्य की एकरूपता का सिद्धांत, फिर होता है क्रियाओं का समूहीकरण, फिर होता है कार्य का योग्यतानुसार लोगों में वितरण बच्चों, समन्वय का सिद्धांत होता है, अधिकार सौंपने का सिद्धांत आता है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत आता है, व्याख्या का सिद्धांत आता है, अनुरूपता का सिद्धांत आता है, नियंत्रण का क्षेत्र होता है इसमें, और संतुलन का सिद्धांत आता है, श्रम विभाजन का सिद्धांत आता है। ये सभी जो 11 मैंने पॉइंट बोले परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत में भी कुछ नाम हैं, जैसे 11 तो उसमें थे, इसमें 5 होते हैं बच्चों लगभग। नियम निष्ठता का सिद्धांत होता है, सहभागिता का सिद्धांत होता है, चुनौती एवं स्वीकृति का सिद्धांत होता है, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत होता है, स्वतः प्रवृत्ति का सिद्धांत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अतः अगर हम देखें तो इससे स्पष्ट है कि लाभ का सिद्धांत व्यावसायिक संगठन के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 है, निःशेष उद्योग को यह भी जाना जाता है, निःशेष उद्योग को यह भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी निष्कर्षण या निस्सारण उद्योग, निस्सारण उद्योग। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निःशेष उद्योग को निस्सारण या निष्कर्षण उद्योग या मतलब किस नाम से जाना जाता है, निस्सारण या निष्कर्षण उद्योग के नाम से जाना जाता है। ये वो उद्योग होते हैं बच्चों जो प्राकृतिक संसाधनों की प्राकृतिक स्रोतों जैसे पहाड़ भूमि से खोदकर या निष्कासित कर प्राप्त करते हैं। ये उद्योग द्वितीयक या तृतीयक उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेगा, कभी भी द्वितीयक या तृतीयक उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 है, विकेंद्रित संगठन का प्रमुख लाभ है क्या। तो विकेंद्रित संगठन का प्रमुख लाभ क्या है, ऑप्शन सी क्या है, उच्च प्रबंधन अपवाद द्वारा प्रबंधन कर सकता है, ठीक है, उच्च प्रबंधन अपवाद द्वारा प्रबंधन कर सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकृत संगठन का तात्पर्य है कि अधीनस्थों के कार्यभार में वृद्धि होना और उच्च प्रबंधन के कार्यभार में कमी, जिससे उच्च प्रबंध अपवाद और उच्च प्रबंध क्या हो, अपवाद द्वारा प्रबंध की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। काफ़ी बड़े प्रश्न हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न है, तो इसलिए काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है।
तो देखिए थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, आप इसको देख लीजिएगा वीडियो रोक करके, ऑप्शन सभी पढ़िएगा। संगठन का अधिकतम सिद्धांत निहितार्थ रूप में यह स्थापित करता है कि, प्रश्न नंबर 36 है, तो ऑप्शन सी क्या करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंधक को प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 है, विकेंद्रित कृत संगठन का प्रमुख लाभ है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संगठन के विकेंद्रीकृत होने से यह लाभ होता है बच्चों कि उच्च प्रबंधकों को केवल अपवाद द्वारा प्रबंध पर ही ध्यान देना होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 38। देखिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ऑप्शन थोड़े इसके दूर हो गए हैं। संगठन संरचना जिसमें प्रत्यक्ष लंबवत संबंध रहता है कहलाता है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखिए प्रत्यक्ष संबंध से प्रत्यक्ष लंबवत संबंध उपरोक्त सभी में लागू होता है बच्चों, जो भी यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं यह पाया जाता है क्योंकि सभी में आदेश एवं दायित्वों का प्रवाह लंबवत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 39 अब, सेवा कर्मचारी कार्य से आशय है, सेवा या कर्मचारी कार्य से आशय है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन डी, ठीक है, उपरोक्त सभी से है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेवा या कर्मचारी कार्य से वो समस्त सेवा वर्ग शामिल है जो रेखाधिकारी को सलाह देने का कार्य करते हैं, ये केवल सलाह दे सकते हैं, वो इनसे सलाह रेखाधिकारी बाध्यकारी नहीं होते, ठीक है, वो इनके सलाह के लिए मतलब रेखाधिकारी बाध्य नहीं होते हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 है हमारा, रेखा और सहायक संगठन निम्नलिखित का विस्तार है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रेखा संगठन का, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेखा और सहायक संगठन रेखा संगठन का विस्तार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 41 बच्चों, देखिए समिति का संगठन का लाभ है, समिति संगठन का लाभ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक सहभागिता। समिति संगठन का लाभ है अधिक सहभागिता, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चर्चा करते हैं। समिति संगठन कुछ प्रशासनिक कार्य को संपन्न करने के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त होने वाले व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, क्या है, विशिष्ट रूप से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों का समूह है। यह केवल समूह के रूप में कार्य करती है, यह केवल समूह के रूप में कार्य करती है और इसके सदस्यों में विचारों का स्वरूप स्वतंत्र क्या होता है, देखिए ना, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। इसमें होता क्या है कि विशिष्ट रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों का समूह है, यह केवल समूह के रूप में कार्य करती है और इसके सदस्यों में विचारों का स्वतंत्र विनिमय होना आवश्यक है बच्चों। अतः एक चीज़ कही जा सकती है कि समिति संगठन व्यक्तियों का समूह है जिन्हें कुछ प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं, वे उस पर स्वतंत्र विचार विमर्श करने के बाद सामूहिक निर्णय लेते हैं। यह समिति संगठन का प्रारूप प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 42 है हमारा, पूंजी के आधिपत्य के कारण हैं श्रमिक विवेकीकरण का विरोध करते हैं, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी छटनी के कारण, ठीक है, श्रमिक विवेकीकरण का विरोध करते हैं छटनी के कारण। देखिए विवेकीकरण के अंतर्गत व्यवसाय अपने सभी क्या है व्यावसायिक क्रियाओं को आधुनिकीकरण पर आधारित एवं व्यवस्थित कर देता है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय का वैज्ञानिक प्रबंधन, नई एवं आधुनिक यंत्र संयंत्रों को लगाना आदि है। श्रमिक इसका विरोध छटनी के भय से के कारणवश करते हैं, ठीक है, कभी हम भी मतलब उनको हटा न दिया जाए, छटाई ना हो जाए उनकी, ठीक है। देखिए प्रश्न है 43, रेखा और स्टाफ संगठन का प्रमुख लाभ है क्या, तो देखिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विशेषज्ञ परामर्श। इसकी भी चर्चा करते हैं। रेखा एवं कर्मचारी संगठन इस प्रकार के संगठन है बच्चों, इस संगठन में इस प्रकार के संगठन में कार्य का विभाजन स्वतंत्र विभागों में किया जाता है और उत्तरदायित्व का विभाजन भी लंबवत रूप में होता है, परंतु इस प्रारूप की विशेषता यह होती है कि कार्य क्षमता की वृद्धि एवं सहकारिता स्थापित करने के लिए प्रत्येक विभाग में तत्कालिक एवं व्यापारिक विशेषज्ञ होते हैं जो आवश्यकता अनुसार विभागाधिकारी को परामर्श देते रहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 है, भारत में व्यावसायिक उपक्रमों की संख्या सबसे अधिक है, कहाँ पर,
भारत में व्यावसायिक प्रक्रमों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन बी निजी क्षेत्र में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। भारत में निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में इसकी उपक्रम की संख्या सबसे तेज है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 46 है, यानी 45, व्यवसाय में सम्मिलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, व्यापार, उद्योग और वाणिज्य सभी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है बच्चों, मूलतः यह उद्योग एवं वाणिज्य का योग है। सूत्र के रूप में अगर व्यवसाय की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, तो व्यवसाय बराबर क्या हो जाएगा? उद्योग प्लस वाणिज्य। वाणिज्य बराबर क्या होता है? व्यापार प्लस व्यापार के अन्य सहायक क्रियाएं। अतः बच्चों एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य की सभी क्रियाएँ शामिल की जाती हैं। तो बच्चों यह क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो और आप भी बोर ना हो क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को खूब ज़बरदस्त तरीके से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो ये यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आप अपनी तैयारी को चेक करिए, जो पॉइंट वीक हैं उनको दोबारा से देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।